हेलो गाइड्स, नमस्कार। नई शुरुआत चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइड्स, आज देखेंगे अपन धातु एवं अधातु क्या होती है। धातु और अधातु, इससे संबंधित हमने फर्स्ट पार्ट आपका अपलोड कर दिया था। अध्याय 3 का साइंस की 10वीं की साइंस चल रही है गाइड्स, इसमें हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। सो गाइड्स, पढ़ते हैं उसी एनर्जी और उसी जोश के अनुसार जैसे हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। हमने इसका चित्र और मॉडलों के साथ दिखाकर आपको इसका करवाया था। उसी जोश और एनर्जी के साथ हम बढ़ाते हैं अपनी वीडियो को, अपने लेसन की ओर चलते हैं, अपने लेसन की ओर, जिसमें हमने धातु और अधातु के बारे में कुछ हमने इसके भौतिक गुणों को देख लिया था। तन्यता के आधार पर, वर्धनता के आधार पर, चमक के आधार पर, और हमने देखा था कुछ धातुओं में अपवाद भी पाए जाते हैं। अधातुओं के भी हमने भौतिक गुणों से संबंधित पढ़ लिया था। अम्ल के साथ धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करने पर लवण और जल उत्पादित करती हैं। ये हमने भी उस वाले पार्ट में हमने देख लिया था। सो गाइड्स, अब जल के साथ अभिक्रिया भी हमने देख ली थी। धातु के साथ जैसे हमने देखा था, और जो सोना है, चांदी है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका? जल अभिक्रिया नहीं करता है जल के साथ। अब देखना था हमको, शायद हम यहीं पे शुरू करना था हमको, धातु और अन्य लवणों के साथ में कैसे अभिक्रियाएं करती हैं। धातु लवणों के साथ में क्या अभिक्रियाएं करती हैं, हमको इसके बारे में देखना था। कैसे अभिक्रिया करती है। हमने धातुओं का क्षारक और अम्लों से अभिक्रिया करा के देख लिया था। उसमें हमने देखा था हाइड्रोजन और जल की उत्पत्ति हो रही थी। किसी में ऊष्मा निकल रही थी, तो किसी के साथ अभिक्रिया कर रहे थे। जैसे हमने लोहा का देखा था, लोहा अक्सर भाप के साथ में अभिक्रिया कर रहा था। धातुओं के लवण और क्षारक के साथ अभिक्रियाएं देख ली थी। अब हम चलते हैं लवण के साथ अभिक्रिया। देखिए गाइस, क्या लिखा है। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है। क्या पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। हमने ऑक्सीजन, जल, अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रिया की जांच की। सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए हम सभी धातुओं के नमूनों की अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकेंगे। अपने अध्याय 1 में विस्थापन अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसे समझना बहुत ही आसान एवं सरल है। धातु ए धातु बी के विलयन में विस्थापित कर देती है। बी की अपेक्षा क्यों कर देती है? क्योंकि वह बी की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। देखिए, इसे अपन इस वाले समीकरण को समझते हैं और देखते हैं क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया। हमें फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं। जो समीकरण हमने देखा था, रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाओं में इस बात को हमने पढ़ा था कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। जब दो अभिकारक मिलकर के एक और अभिकारक होता है, ये दोनों मिल जाते हैं और इसको हटा देते हैं, तो उसी को कहते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। इस समीकरण से समझने की और अच्छी तरह से कोशिश करते हैं। सो चलिए गाइस, क्या लिखा है इसमें। देखिए, धातु ए है और धातु बी है। क्या है इसमें? धातु ए है और धातु बी है का लवण विलयन है। धातु ए और बी का लवण विलयन है। अब इससे क्या अभिक्रिया हो रही है? धातु से और ये लवण से। ये है धातु, ए है धातु और ये है लवण है। इससे मिलकर के ए का लवण विलयन बन जाता है। ए भी क्या हो जाता है? जो धातु है वो लवण विलयन में मिक्स हो जाती है, और जो बी है उसको ये लोग अलग कर देते हैं, क्योंकि ए बी क्रियाशील नहीं था। लवण धातु और लवण मिल जाते हैं। ए मिल जाता है, धातु है, और ए लवण है, मिल जाते हैं, जबकि बी को हटा दिया जाता है। इसलिए देखिए, बी का विस्थापन हो जाता है। बी का क्या हो गया? बी धातु का विस्थापन है। ए और बी को क्या थी? एक धातु थी। इन्होंने जैसे ही लवण के साथ में, और क्या था? लवण था, तो लवण के साथ में क्रिया करके ए मिल गया और लवण मिल गए,
और बाकी सब और जो बी था वो अधिक शक्तिशाली और क्रियाशील नहीं था, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, अपने ग्रुप से इन्होंने हटा दिया गया। क्योंकि जब 3 लोग होते हैं, अधिकतर देखते हैं या फिर लड़ाई होती है या फिर साथ में मिलते हैं तो 2 लोग मिल जाते हैं और एक जो जैसे होशियार मिल जाएंगे कहीं भी, अपन देखते हैं स्टूडेंट हो या फिर अपन कहीं भी, और जो यदि बीच में कोई मूर्ख है उसको मूर्ख बना के, गधा बना के उसको अलग कर देते हैं अपने ग्रुप से। या फिर कम शक्तिशाली अधिक शक्तिशाली मिल जाते हैं, दोनों अपने बराबरी का देख लेते हैं और जो अब उनकी बराबरी का नहीं होता उसको हटा दिया जाता है। यही हो रहा है बी के साथ। क्रियाफलाप 3.12 के प्रेक्षणों के आधार पर कॉपर तथा आयरन में से कौन सी धातु की अभिक्रियाशीलता है। देखते हैं अपन आगे। सक्रियता के आधार पर, सक्रियता आधार मतलब कि कौन ज़्यादा बलशाली है, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था बी है और ए है, ये दोनों साथ में थे और लवण था, मिल जाने पर लवण और ए मिल जाता है, जबकि बी धातु को हटा दिया जाता है। ए क्यों? सक्रियता के आधार पर, क्योंकि ये दोनों सक्रिय थे और ये ज़्यादा नहीं था। सो गाइस, देखते हैं इसमें सक्रियता की श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में विस्थापित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद क्रियाकलाप 1.9 और 3.12 में निम्न श्रेणी 3.2 में विकसित किया गया है। इसे सक्रियता की श्रेणी कहते हैं। देखिए, जो ये श्रेणी दी हुई है आपके यहाँ पे, इसमें ये बताया गया है कि जो ये श्रेणी है जो दी है धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाशीलता, इसमें अवरोही क्रम में लिखा हुआ है कि आगे सबसे कौन सी क्रियाशील धातु को सबसे आगे लिखा गया है। जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है उसको कहाँ लिखा गया है? सबसे आगे। जैसे पोटेशियम एक क्या है, और उससे नीचे फिर और वाली धातु है, जैसे क्या है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और उसके नीचे आते आते ये क्या होती हैं, इनकी क्रियाशीलता कम होती जाती है। मतलब सबसे क्रियाशील धातु सबसे ऊपर क्या लिखा गया है, सॉरी गाइड्स, क्या लिखा गया है? के क्या है? पोटेशियम है। पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है, सबसे ज़्यादा क्रिया कर लेती है, क्योंकि अपन देखते हैं जो पोटेशियम सोडियम है वो लोग से एक कमरे में नहीं रह, मतलब कमरे के ऑक्सीजन के अनुसार ही क्रिया कर लेते हैं, हवा से क्रिया कर लेते हैं और आग लग जाती है। हमने देखा था और पढ़ा था। गैलीलियो है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये जल्दी कट जाती हैं। धातु होते हुए भी अधिक क्रियाशील धातु हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के क्या हो जाता है, उनमें आग से मिलकर के वो लोग क्या कर लेती हैं, उससे ही कमरे के ताप में ही, ज़्यादा उन्हें तपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऊष्मा नहीं देनी पड़ती, कमरे के ताप पर ही वो क्रिया कर लेती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा क्रियाशील सबसे ऊपर। फिर आता, देखिए ये था सबसे क्रियाशील थी। फिर आता है सोडियम उससे थोड़ी कम क्रियाशील थी, ए कम है, ए ज़्यादा है, ठीक है ना। फिर आता है कैल्शियम, Ca उससे भी छोटी है। फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, ए उससे भी छोटी है। सो गाइड्स, इनका लेवल इस प्रकार घटता जा रहा है, मतलब इनको अवरोही क्रम में लिखा गया है। सॉरी गाइड्स, बार बार डिस्टर्ब हो जाते हैं आप लोग। देखिए, घटती अभिक्रियाशीलता, अभी हमने देखा था कि यहाँ तक तो ये लोग सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आता है नंबर एल्यूमिनियम का, फिर जिंक का, जो घटती अभिक्रियाशीलता है। अब देखते हैं अपन आयरन, तो आयरन मतलब लोहा होता है और लोहा खुली अवस्था में रखा रहता है, इतनी ज़्यादा वो क्रिया नहीं करता है। फिर आता है लेड का नंबर, पीबी मतलब सीसा, लेड, और वो भी ज़्यादा क्रियाशील धातु नहीं है। फिर आता है हाइड्रोजन का, फिर तांबा का, फिर पारद मतलब मरकरी का, Hg मतलब पारा हमने बताया था। पारा कौन सी धातु है? ये भी मतलब कि वो नहीं रह पाती है, पिघली हुई तरल अवस्था में रहती है कमरे के ताप पर भी।
फिर आता है Ag का Ag मतलब होता है क्या, चांदी, और Au मीन्स होता है गोल्ड। Au सबसे कम क्रियाशील धातु है, मतलब ये किसी अवस्था में ज़्यादा जल्दी नहीं पिघलती है। जैसे लोग सोना चांदी पहने रहते हैं, क्या वो पिघल जाते हैं, क्षारण हो जाता है क्या? वो तो हम देखते थे कि वो जल के साथ भी क्रिया नहीं करता है। जो Au और Ag है ना, ये जल के साथ में भी इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इनमें अपन जल डालते रहते हैं, पहने रहते हैं, लेकिन इनको सबसे कम क्रियाशील धातु मानी जाती हैं सिल्वर और गोल्ड। सो गाइड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इनके क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर में क्या लिखा हुआ है। सोडियम केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है सोडियम को? सो गाइड्स, देखिए सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। हमने बताया था कि जो सोडियम धातु है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। क्या है? सबसे ज़्यादा क्रिया कर लेती है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। क्रियाशील होने के कारण जो ऑक्सीजन पाई जाती है वातावरण में, उसी के साथ और हाइड्रोजन पाई जाती है, उनके साथ में क्रिया करके ये जल जाती है, आग लगा देती है, क्योंकि वो क्रिया कर लेती है, क्रियाशील धातु है। इसीलिए सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। इन सभी समीकरण के रूप में लिखिए। भाप के साथ में आयरन, अब देखिए भाप होता है जो Fe होता है, Fe को मिला देते हैं किसके साथ में, अपन आयरन को भाप के साथ पर, मतलब कि 4OH2O इसके साथ में मिला देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये भाप के साथ में क्रिया कर लेता है और इसमें क्या लग जाती है, इसमें जंग लग जाती है। आपको जंग लगा हुआ लोहा हमने दिखाया था नेक्स्ट वाले में, ऑटोमेटिकली इससे भाप के साथ में क्रिया कर लेता है और आयरन में जंग लग जाती है और उसका कलर कैसा हो जाता है गाइड्स, भूरा हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप गाइड्स आपको समझ में आ रहा हो। यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है या आपको इनकी PDF चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए है लिखा हुआ, तो हम आपको ये लिख करके दे सकते हैं। गाइड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें यदि आपको चाहिए है ये हेल्प, तो हम आपकी नई शुरुआत चैनल आपकी हेल्प करने के लिए सदा तत्पर है। सो देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम का सूत्र लिखना है। तो कैल्शियम और पोटेशियम देखते हैं, Ca है, Ca के साथ में क्या मिल रहा है, जल के साथ मिल रहा है, तो क्या बनेगा, प्लस H2O मिल रहा है, तो बनेगा H2O बन जाएगा, हाइड्रा ऑक्साइड बन जाता है, CHO बन जाता है, हाइड्रा ऑक्साइड बन जाता है H2O। यदि आपको इसके भी सूत्र चाहिए, वो PDF चाहिए है, तो हम बना सकते हैं, अभी तो हम बता बस रहे हैं। पोटेशियम में भी जल के साथ में अभिक्रिया कर लेता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ABCD 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार सारणीबद्ध किया गया है। ABCD क्या है, धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया है। ठीक है ना, ये क्या है, ABC गाइड्स, ये धातु हैं, इनको क्या किया गया है, निम्न विलयन में डाला गया है। जैसे आयरन सल्फेट है, तो आयरन को सल्फेट में डाला जाता है, तो क्या है, क्या होता है, ये कोई अभिक्रिया नहीं करता है। B नंबर, ए विस्थापन, कोई अभिक्रिया नहीं करता है, विक्रिया नहीं करता है। देखिए A है, B है, C है, D है, इनको डाला गया है अलग अलग विलयन के साथ में। जैसे जिंक सल्फेट में डाला जाएगा, तो जो A है, जैसे A को डाला गया किसमें, आयरन सल्फेट में, तो कोई अभिक्रिया नहीं हुई। और कॉपर में डाला गया तो ये विस्थापन हो गया है Fe का, इसमें कोई इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें भी सिल्वर नाइट्रेट में नहीं डाला। B को डाला तो इसमें क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया हो गई, आयरन सल्फेट में डाला B को, और C को डाला तो इसमें कुछ नहीं पता चलता है, और जिंक सल्फेट में डाला तो अभिक्रिया नहीं हुई, सिल्वर में भी कुछ पता नहीं चलता है। C को डाला, कोई अभिक्रिया नहीं हुई, आयरन सल्फेट में डाला, कॉपर में डाला तो कोई अभिक्रिया नहीं हुई और कोई अभिक्रिया नहीं हुई।
इसमें भी नहीं हो रही है। सी को डाल रहे हैं तो जिंक सल्फेट में, या सिल्वर नाइट्रेट में डाल रहे हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है सी। और डी को यदि आयरन सल्फेट में डालते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं करता है, कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है, जिंक सल्फेट में डालते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है, और सिल्वर सल्फेट में डालते हैं तो इसमें भी कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है। इस सारणी का उपयोग धातु ए बी सी डी के संबंध में निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर ए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। गाइड्स, इनमें ए है सबसे ज़्यादा क्रियाशील, या बी है, या सी है। आप इन सारणी को देख करके पता लगा सकते हैं। सो गाइड्स, देखते हैं अपन कौन है सबसे ज़्यादा क्रियाशील। सो गाइड्स, इनको पढ़ करके आराम से अच्छे से क्वेश्चन करने की, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और यदि आपको ये समझ में नहीं, यदि आपसे ये नहीं बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करके PDF रूप में आपको पहुंचा देंगे, या इसी में डाल देंगे तो आप देख सकते हैं। चलते हैं गाइड्स आगे, बहुत टाइम हो रहा है। देखिए, धातुओं और अधातुओं क्या है, धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। ऊपर की क्रियाकलापों में कई अभिकर्मकों तथा के साथ धातुओं की अभिक्रियाएं देखी। धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती हैं। नवी कक्षा के अध्ययन के तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्मरण कीजिए। हमने जाना कि संयोजन कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं। इसलिए हम तत्वों को अभिक्रियाशीलता, संयोजकता, कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति में समझ सकते हैं। उत्कृष्ट गैसों एवं धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ध्यान कीजिए। 3.3 में हम देख सकते हैं कि सोडियम परमाणुओं की बाह्यतम कोष केवल एक इलेक्ट्रॉन है। यदि यह M कोष में एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है तो L कोष उसका बाह्यतम कोष बन जाता है। इसमें स्थायी अष्टक उपस्थित होता है। परमाणुओं के नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 होने के कारण इनमें धन आवेश की अधिकता होती है। यह सोडियम प्लस प्रदान करता है। दूसरी ओर क्लोरीन, अभी समझा देंगे गाइस, एक बार पढ़ लें इसको। क्लोरीन के बाह्यतम कोषों में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक पूर्ण होने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम क्लोराइड अभिक्रिया करके सोडियम द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है, इसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त करता है। क्योंकि इसमें नाभिकों की संख्या 17 प्रोटॉन होते हैं और पोटेशियम में L एवं M कोषों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्लोराइड ऋण आयन होता है। इसलिए यह दोनों तत्वों के बीच इस प्रकार आदान प्रदान का संबंध स्थापित हो जाता है। सो गाइड्स, इसमें देखिए क्या बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि ये धातु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर भी हम बांटा जा सकता है धातुओं और अधातुओं की अभिक्रियाएं कि वो कैसे करते हैं। जैसे जो देता है उसमें धन आयन लग जाता है, और जैसे हमने देखा था यहाँ पर देखिए इसमें क्या बताया गया है। तत्वों के प्रकार, गैसें, तत्व, परमाणु संख्या, कोष L M N, ठीक है ना। उत्कृष्ट, हीलियम में कितने परमाणु संख्या पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। कोष इलेक्ट्रॉनिक 2 पाए जाते हैं। नियोन में 10, 2, 8 पाए जाते हैं। आर्गन में 18 पाए जाते हैं। 8 M से संबंधित, L और 2 पोटेशियम के पाए जाते हैं। सारणी बनी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। फिर हम इसमें समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें बताया गया है। ठीक है गाइड्स, देखिए यहाँ पे लिखा है कि विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत
बल बांधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि सोडियम क्लोराइड के अणु के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। देखिए गाइड, जो सोडियम है और क्लोराइड के आयनों की संख्या यहाँ पे बताई गई है, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सोडियम है Na मतलब सोडियम। सोडियम के टोटल कितने आयन्स पाए जाते हैं? टोटल इसमें आयन्स पाए जाते हैं वो होते हैं कितने? 11 होते हैं, ठीक है ना, सोडियम के। और क्लोराइड के कितने होते हैं? क्लोराइड के होते हैं टोटल 17, ठीक है ना। तो इसमें M और N और K जो बता रहा था, इसमें 2 पाए जाते हैं, 8 पाए जाते हैं और 1 पाया जाता है। देखिए 2 8 2 8 1 2 8 1 पाया जाता है। ये सोडियम के परमाणु संख्या है, ठीक है ना, धन आयन है ये, ठीक है ना, सोडियम के हैं। और इसमें अब हमको क्या करना है, ये कितने हो गए? 2 + 8 10 और 1 11 हो गए 11, ठीक है। एक बार अच्छे से हम यहाँ पे लिखे देते हैं आपको। देखिए जो सोडियम है, सोडियम में टोटल कितने पाए जाते हैं? 11 पाए जाते हैं। इनमें से के की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। देखिए 2 होती है, 8 होती है और 1 होती है। जो टोटल मिलके क्या हुए? 11 हुए। 2 8 1। और जो देखते हैं अपन, क्लोरीन है, Cl है। Cl में कितनी पाई जाती है? 17 पाई जाती है। Cl में 17 पाई जाती है। इनमें क्लोरीन की संख्या 17 पाई जाती है, जो कि है, देखिए 2 होते हैं, 8 होते हैं और 7 होते हैं। अब जो लास्ट वाला संख्या होता है, जो देखिए जो लास्ट वाली संख्या को, इसको अष्टक होता है, यही बताया गया था वहाँ ऊपर थ्योरी में। और यहाँ पे क्या है? 1 है और यहाँ पे 8 है। तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे तो 8 है और ए भी 7 है और ए भी 8 है, 1 है। तो ए वाला जो सोडियम का आयन है वो आ जाएगा किसके पास? ए हटा देगा अपने से। क्यों हटा देगा? क्योंकि इसको अष्टक चाहिए है और इसके अष्टक 2 में ही कंप्लीट होते हैं। तो ए हटा देगा तो A1 आ जाएगा कहाँ? क्लोरीन में, क्लोराइड में। क्लोरीन में आ जाएगा तो ए क्लोराइड में आएगा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? अष्टक हो जाएंगे। तो जो लास्ट की संख्या है वो बराबर हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 2 8 बचेंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि एक को हटा दिया इसने और इसने ले लिया। तो इन दोनों की संख्या कितनी बचेगी? 2 8 8। देखिए गाइड्स, यही हुआ है यहाँ पे। क्लोरीन में 2 8 7 थे और फिर बाद में क्लोरीन ने एक, और जो भी लेता है ना गाइड्स जिसका, तो उसमें क्या आ जाता है? क्लोरीन में जैसे क्लोरीन ने लिया इसका 1, तो इसमें माइनस का ऋण आयन लिखा जाएगा। और सोडियम ने दिया है, इसने हटाया है, तो सोडियम को प्लस आयन लिखा जाएगा। सॉरी गाइड्स, सोडियम में प्लस आयन लिखा जाएगा। यही बताया गया है इस समीकरण में। आप देखिए, देखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए सोडियम में 2 2 8 1 है, इनकी संख्या कितनी हुई? टोटल 11। इनको अपन ने 2 8 कर दिया और प्लस लगा दिया, यहाँ पे 1 हटा दिया क्योंकि इसको अष्टक चाहिए है। ई हटा दिया, 1 हटा दिया, ई लिख दिया, -1। जो लेगा तो वो माइनस में जाएगा। अब देखिए क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2 8 7 है। इसमें से इसने लिया है, किसका लिया है? सोडियम का लिया है। तो देखिए क्लोरीन इसमें माइनस में लिखा गया है। क्यों लिया है? देखिए 2 7 8, इसको 8 चाहिए था और इसको 1 हटाना था, तो इसने ये हटा दिया और इसने 1 ले लिया 7, तो कितना बन गया? 8 बन गया। तो इसकी संख्या 2 8 8 हो गई। ए होता है, देखिए ए धन आयन कितने थे? स्टार, देखिए ए है, ए बने हुए हैं, ए थे, एक क्लोरीन ने लिया है। क्या किया है? देखिए यहाँ पे क्या था? सोडियम था प्लस क्लोरीन था, यहाँ पे धन आयन इसने लिया है। किसने लिया है? क्लोरीन ने लिया है। अब क्लोरीन लेगा तो क्या बनेगा? इसको माइनस में लिखा जाएगा। देखिए ये लिखा है
किसका लिया है? सोडियम का, और सोडियम ने दिया है इसलिए इसको प्लस में लिखा गया है। सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ है इस वाले चित्र में, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ क्योंकि सोडियम में चला गया, सोडियम और क्लोराइड बन गया। सोडियम के प्लस और क्लोराइड के माइनस आयन मिलकर के क्या बनाया उन्होंने? सोडियम क्लोराइड। आइए गाइस आगे देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है। अब एक आयनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण में बताया गया है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड के जो आयन थे वो कितने थे? 282 थे। अब इसके देखिए यहाँ 282 है, कुल मिला के कितने हैं इसमें? 12 हैं। अब इसको क्या करना है? अष्टक बनाना है। तो अपना ये क्या कर देगा? 2 को हटा देगा, दूसरे को दे देगा। इसमें क्या कौन लेगा? इसमें क्लोराइड इसमें भी है। और क्लोराइड के अणु कितने होते हैं? देखिए इसको 2 hटाना है, मतलब 2 माइनस करना है, तो ये लिख दिया 2E माइनस का ऋणात्मक मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन अब जिसने दिया है तो उसको धन में लिखा जाएगा, ये धनात्मक है मैग्नीशियम है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसको अष्टक बनाना है, 28 बस लिखना है, 2 को हटाना है, तो इसीलिए इसमें ये जिसको देगा वो माइनस में जाएगा और इसने दिया है तो ये प्लस में आएगा। फिर देखिए क्लोरीन के अणु हैं, यहाँ पे 17 है, इसको भी अष्टक बनाना है, तो इसने क्या किया? एक अणु इससे ले लिया, तो यहाँ 7 तो यहाँ पे क्या हो गया? 8 हो गया। क्लोराइड क्या हुआ? क्लोराइड बन गया माइनस का। क्यों बन गया? क्योंकि इसने मैग्नीशियम से लिया है एक अणु। देखिए ये है मैग्नीशियम, ये है क्लोराइड, क्लोराइड से इसने क्या कर लिया? मैग्नीशियम को इसने यहाँ पे क्लोराइड के देखिए ए है आयन और यहाँ क्लोराइड के, तो यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे दे दिया, तो क्या हुआ? माइनस का क्लोराइड बन गया। 2 बार दिया है इसलिए Mg स्क्वायर लिख दिया गया, प्लस 2 दिया है ना तो Mg मैग्नीशियम 2 प्लस, देखिए ये लिखा है। आई होप गाइड्स आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हुआ है, इससे क्या बन गया? मैग्नीशियम प्लस क्लोराइड आयन मिलकर के मैग्नीशियम के आयन मिले हैं और क्लोराइड के आयन मिल गए, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हो गया है। सो गाइड्स आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है? धातु तथा अधातु के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक या वैद्युत यौगिक कहा जाता है। अब वैद्युत यौगिक कहा जाता है आयनों से और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के जो यौगिक बनते हैं, जैसे वो बने मैग्नीशियम क्लोराइड बना था, वहाँ पे उपस्थित धन आयन और ऋण आयन का बनाया जा सकता है। देखिए आयनिक यौगिक के गुणधर्म अब पढ़ते हैं अपन, क्या होते हैं इसके गुणधर्म। देखिए गाइस इस वाले अपन कैथोड देखा था, लवण विलयन की चालकता की जांच करते हैं कि लवण विलयन है स्पेचुल लवण के गर्म करने पर, इसमें लवण विलयन की जांच करते हैं। तो ये बीकर है जो लवण का विलयन है इस वाला। इसमें ग्रेफाइट देखते हैं विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, और ग्रेफाइट क्या होता है? अधातु होते हुए भी सुचालक होता है, यही इसका अपवाद है। ये एक बीकर है, ये बैटरी लगी हुई है, इसमें धन आयन डाला गया है, बैटरी का एक तार डाल दिया गया है और एक इसका ये लवण से ले रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? बल्ब जल रहा है। इसका ऋण आयन और इसका धन आयन मिलकर के क्या कर रहे हैं? विद्युत का निर्माण कर रहे हैं। चालकता, लवण के विलयन की चालकता होती है, मतलब लवण विलयन में भी डालने से क्या हो जाता है? वो विद्युत में परिवर्तित हो जाता है, विद्युत बनने लगती है। देखिए कुछ आयनिक यौगिक को गलनांक और क्वथनांक। आइए गाइस देखते हैं अपन आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक। आयनिक यौगिक होते हैं वो कितने में गल जाते हैं और कितने में जम जाते हैं, तरल अवस्था में आ जाते हैं। गलनांक जैसे सोडियम क्लोराइड को हमने बना के देखा था, सोडियम को क्लोराइड ने दिया था आयन अपने,
तो ये धन का था, ये ऋण का था। इसका गलनांक होता है 1074 और जो क्वथनांक होता है वो 1686 होता है। और देखिए कैल्शियम क्लोराइड का CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का और है लिथियम क्लोराइड का 807 होता है, 1600 होता है। कैल्शियम क्लोराइड 845 होता है, 1900 होता है। क्या होता है? क्वथनांक होता है CaO। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। और CaO मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना पत्थर। चूना पत्थर जो होता है उसका गलनांक कितना होता है? 28-50 में तापमान पर गलता है और वो 31-20 पर वह जमता है जब ठंडी पड़ती है ज़्यादा। मैग्नीशियम क्लोराइड का गलनांक है 981 और क्वथनांक है 1685। गाइड्स आगे देखते हैं अपन। ये तो अपन को याद ही करनी पड़ेगी, लेकिन इतना तो पर अनुभव लगा सकते हैं कि किसका क्वथनांक ज़्यादा है, किसका कम है, किसका गलनांक ज़्यादा है। सो गाइड देखते हैं यहाँ पे आयनिक यौगिकों के निम्न असामान्य गुणधर्मों पर आपने ध्यान दिया होगा। भौतिक धर्म ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण के बल के कारण यौगिक ठोस थोड़े कठोर होते हैं, सामान्यतः भंगुर होते हैं और दब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। यौगिक के बारे में बताया गया है कि यौगिक क्या होते हैं? कठोर भी होते हैं और ज़्यादा बल डालने पर टूट जाते हैं। देखिए गलनांक क्वथनांक, आयनिक गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है आयनों का। मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने की ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है कि मजबूत जो आयनिक होता है उनको तोड़ने के लिए ऊर्जा की, एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ताप तेल डालते हैं ना। देखते हैं घुलनशीलता विद्युत संयोजक क्या इसमें होती है कि गलनांक क्वथनांक देख लिया। अब इसकी घुलनशीलता देखते हैं आयनों की, संयोजक की। जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि के विलायकों में अविलेय होते हैं। क्या होते हैं? यह आयन जल में और पेट्रोल विलायकों में नहीं घुल पाते हैं, अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए अवशोषित कणों की गतिशीलता आवश्यकता होती है। आयनिकों के जल विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। ठोस अवस्था के आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठोस अवस्था के दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। क्योंकि गलित अवस्था के विपरीत आवेश आयनों में विद्युत स्थित आकर्षण बल ऊष्मा कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत चालन करते हैं। मतलब कि ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं बल्कि गलन रूप में कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसरों की ओर। सो गाइड फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु की रचना की बिंदु लिखिए। सोडियम के और ऑक्सीजन के और मैग्नीशियम के। सो कितने होते हैं सोडियम के? जैसे 2, 8, 1 होता है किसका? सोडियम का। इसको अपन ने वहाँ पे कोषों को देखा था, वही हम उसी की ओर ले चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी अपन को बार बार पलटाने की। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम का निर्माण कीजिए। इन यौगों में आयनों की उपस्थिति है। कौन से आयनों की उपस्थिति? तो कोष आयनों की उपस्थिति होगी ना इनके। आयनिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? अपन इसके बारे में भी देखेंगे। सो गाइड देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके आयन, आयन लिखे हैं। अपन देख सकते हैं सोडियम का देखना था, पोटेशियम का देखना था और हमको ऑक्सीजन का देखना था। सो गाइड्स इसके आयन कौन कौन से हैं? 2, 8 इलेक्ट्रॉन आयन कौन है? इनकी परमाणु संख्या 11 है। इसमें आयन है 2, 8, 1 के, ठीक है ना। इनके कोष की संख्या है और इनके पोटेशियम के 2, 8, 8, 1 है। अब इनको हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड में
मैग्नीशियम ऑक्साइड से मिलाना था। तो अपन को कैसे मिला सकते हैं, अपन ये वाली अच्छे से समझ चुके हैं इसकी क्रियाविधि। अब जिसमें ज़्यादा होते हैं अपन इन आयनों की संख्या को लिख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन के आयन की संख्या लिखेंगे और पोटेशियम के आयन की संख्या, जैसे हमने देखा सोडियम के आयन की संख्या कितनी है, 2 8 2 8 1 है। तो और इसी प्रकार ऑक्सीजन के आयनों की संख्या भी लिख लेंगे और फिर उन जिसके ज़्यादा रहें अष्टक बनाने की कोशिश करेंगे। लास्ट में 8 होना चाहिए और यदि किसी का ज़्यादा है तो वो दे देता है दूसरे को, यदि ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो ऑक्सीजन दे देगा और यदि सोडियम का ज़्यादा है तो सोडियम दे देगा ऑक्सीजन को, और जो देगा वो प्लस का लगेगा और जिसको देगा वो माइनस को लगा देंगे। गाइस इस प्रकार अपन इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि नहीं बनता है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। चलते हैं आगे। जैसे धातुओं की प्राप्ति, अब धातुओं की प्राप्ति हमें कैसे होती है इसके बारे में अपन देखते हैं 3.4 में। सो गाइड्स यहाँ पे देखिए, पृथ्वी की भूपरपटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित होते हैं जो समुद्रों में। पृथ्वी में अपन देखते हैं कि सभी धातुएं कहाँ से मिलती हैं, हमें ज़्यादातर पृथ्वी की ऊपरी परत में ही तो होती हैं, है ना। ये धातुएं मिलती हैं और जो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड है ये हमें सागर में भी, समुद्र में भी, पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाते हैं हमें। सो दैट देखते हैं कुछ विलेय उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पृथ्वी की भूपरपटी में पाए जाने वाले तत्व और यौगिक को खनिज कहते हैं। जो पृथ्वी की भूपरपटी में पाए जाते हैं उनको भूपरपटी में पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से उनको हम तत्व और यौगिक कहेंगे। गाइड्स को ए वाली परिभाषा पूछ सकता है, आप इसको ध्यान रखिए कि प्राकृतिक नेचर रूप से पृथ्वी की भूपरपटी में पाए जाने वाले तत्व और यौगिक को खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों का कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। अब देखिए जो कुछ खनिज होते हैं, एक तो देखिए जो पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं और तत्व और यौगिक पाए जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, प्राकृतिक रूप से उन्हें खनिज कहते हैं। और जो खनिज होते हैं, खनिजों में देखते हैं हम कि खनिजों में कुछ धातु पाई जाती है। यदि कभी लोहा पाया जाता है, लोहा है या सोना है, चांदी है, निकाला जाता है कि नहीं, जगह पृथ्वी में ही पाया जाता है, तो उसको हम, जिसमें धातुओं की मात्रा ज़्यादा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अयस्क कहते हैं। जिसमें जिन खनिजों में, इन खनिजों को क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। गाइड समझ में आया? देखिए जो पृथ्वी की ऊपरपट्टी पर पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से तत्व तथा यौगिक, उनको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, राइट। और इन खनिजों में ही यदि क्या पाया जाता है? धातु की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है तो उस खनिजों को क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। आई होप गाइस आपको याद हो गया होगा। देखते हैं आगे। अब धातुओं का निष्कर्षण, अब धातुओं को अलग करना। देखिए जो धातु मिलती है हमको तो वो अलग रूप से नहीं मिलती है, उसी में मिली हुई मिलती है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी पाई जाती हैं। देखते हैं धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं की सक्रियता की श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ धातुएं अब देखते हैं अपन भूपरपटी में क्या पाया जाता है? खनिज। और खनिज में हम देखते हैं कि जिनमें ज्यादातर क्या पाई जाती है? धातु पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? अयस्क। अयस्क में ही क्या होती है? धातु होती है।
कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, कुछ धातुएं यौगिक रूप में मिलती हैं। सक्रियता की श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। जो कम अभिक्रियाशील होती हैं ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। जो ज़्यादातर अभिक्रियाशील नहीं होती, मतलब ज़्यादा क्रिया नहीं करती हैं, तो वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, वो शुद्ध पाई जाती, वैसी ही पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे गोल्ड है, सोना है, चांदी है, ये धातुएं क्या है कि जल्दी अभिक्रिया नहीं करती हैं, जल के साथ में भी या फिर सबसे कम अभिक्रिया करने वाली धातु हैं। इसके कारण ये स्वतंत्र रूप से रह सकती हैं और इनको सक्रियता की श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली कम अभिक्रियाशील धातु कहते हैं। जैसे सिल्वर है, प्लेटिनम है, कॉपर है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। इनमें ज़्यादा निष्कासन करने की ज़रूरत नहीं रहती है, इनमें कुछ ज़्यादा मिला नहीं रहता है, मतलब इनको शुद्ध करने की, अलग करने की ज़रूरत नहीं रहती है, वैसे ही साफ़ होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्रियाशील होती नहीं है। अब ऑक्सीजन से क्रियाशील नहीं करेंगी तो क्या है, जंग लगेगी नहीं, जंग नहीं लगेगी तो क्या है, लोहा में जंग लग जाती तो वो खराब हो जाता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सक्रियता की श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं कौन सी हैं जो ज़्यादा सक्रिय हैं, वो जल्दी क्रिया कर लेती हैं, वो है पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। ये जल्दी जल के साथ भी, यदि इनको जल भी मिल जाता है तो ये क्या है, ये क्रियाशील हो जाती हैं और ये अपना रूप परिवर्तन बहुत सा कर लेती हैं। कहीं कुछ हो जाता है इनका, कहीं कुछ, कोई जल जाती हैं तो कोई क्या हो जाती हैं, भंगुर अवस्था में हो जाती हैं, किसी का रंग चेंज हो जाता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाती हैं। अपन देखते हैं कि पोटेशियम को, सोडियम को इसीलिए खुली अवस्था में नहीं छोड़ा जाता है, इनको केरोसिन में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जल्दी अभिक्रिया कर लेती हैं। मध्य धातुएं, जो बीच की धातुएं, जैसे अपन देखते हैं जिंक है, जेड एंड जिंक है, Fe है, Pb है। Fe मतलब है लोहा है और Pb मतलब सीसा आदि की अभिक्रियाशीलता माध्यम होती है। ये जल्दी नहीं करती, लेकिन कुछ समय बाद यदि वायु के प्रभाव में रहती हैं तो भाप से क्रिया कर लेता है जैसे, तो ये भी अभिक्रियाशील धातु हैं पर मध्यम है, बीच की है। इनको ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, अपन देखते हैं। सल्फर डाई या कार्बोनेट के रूप में पाई जाने वाली, आप देखते हैं कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता पर पृथ्वी पर इनके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। अपन देखते हैं कि ऑक्सीजन से जल्दी क्रिया कर लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होती है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम इन धातुओं को निम्न 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक है निम्न अभिक्रियाशील धातु, एक है मध्य अभिक्रियाशील धातु और एक है उच्च अभिक्रियाशील धातु। मतलब जल्दी क्रिया करने वाली, एक कम क्रिया करने वाली और एक सबसे कम क्रिया करने वाली, एक सर्वाधिक क्रिया करने वाली और एक है मध्य क्रियाशील धातु। इनको 3 भागों में बांटा गया है। मतलब एक जल्दी कर लेती है, एक कम करती है और एक बिल्कुल कम करती है। उच्च, निम्न और देखिए निम्न, माध्यम और उच्च अभिक्रियाशील। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त तकनीकों को उपयोग किया जाता है। अयस्क के शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। सारांश 3.1 में 3.10 में दिया गया है। निम्न भागों में प्रत्येक चरण में विस्तृत चर्चा की गई है। सो गाइस, देखते हैं यहाँ पे उच्च, निम्न और कम क्रियाशील धातु के बारे में। हमने देखा कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम इस सबसे ज़्यादा उच्च क्रियाशील धातु विद्युत के साथ में अपघटन कर लेती हैं। गाइस देखिए, ये है जिंक है और लोहा है। देखिए जिंक है, लोहा है, Pb है, Pb मतलब सीसा है और Cu मतलब कॉपर है। तो ये क्या है, कार्बन के उपयोग में अपचयन कर लेती हैं। अपचयन मीन्स होता है अपचयन मतलब ऑक्सीकरण, उपचयन मीन्स ऑक्सीकरण। इसमें ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है, उसका अपचयन हो जाता है। जैसे Fe
है ना। और Cu कॉपर है, शीशा है इनमें। और हम देखते हैं ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर लेती हैं। और Ag है और Au है, मतलब कि ये है सिल्वर है, और सिल्वर मतलब चांदी है, और क्या है गोल्ड है, मतलब गोल्ड मीन्स सोना है। ये प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती हैं, ये मतलब कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। सक्रियता के आधार पर हमने देखा इनकी 3 श्रेणी, सबसे ज़्यादा उच्च श्रेणी, फिर बाद में माध्यम, और ये है प्राकृतिक अवस्था में निम्न, बिल्कुल ही कम वो करती हैं। अब देखते हैं अयस्कों का सांद्रण। जो अयस्क होते हैं, देखिए अयस्कों का सांद्रण देखते हैं। अयस्क पाए जाते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? देखिए प्राकृतिक अवस्था में तत्वों तथा तत्व यौगिकों का जो यौगिक पाए जाते हैं प्राकृतिक अवस्था में, उनको हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं गाइड्स। और खनिज से हमने देखा था कि जिन खनिजों में सर्वाधिक धातु पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अयस्क। अब अयस्क के बारे में अपन इसमें देखेंगे, अयस्क का सांद्रण भी कैसा होता है। जैसे अयस्क उच्च अभिक्रियाशील धातु अयस्क में पाई जाती हैं, क्योंकि जो धातुएं पाई जाती हैं उनको अयस्क के आधार पर बांटा गया। अयस्क में धातु पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती हैं? अब धातुएं पाई जाएंगी तो उच्च क्रियाशील धातु जो जल्दी क्रियाशील हो जाती हैं, मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और निम्न क्रियाशील अभिक्रियाशील धातु। देखिए उच्च अभिक्रियाशील धातु है जो गलित धातु विद्युत अपघटन शुद्ध धातु होती है, मतलब कि वो विद्युत के साथ अपघटित हो जाती है, जैसे कि अपन ने ऊपर देखा था, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ए शुद्ध धातु। माध्यम अभिक्रियाशील जैसे कार्बोनेट अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है, निस्तापन करता है। कार्बोनेट अयस्क है मतलब CO है, अयस्क कार्बोनेट है और ऑक्सीजन के साथ में कार्बोनेट अयस्क बन जाता है, इसको कहते हैं निस्तापन अभिक्रिया। इसके साथ इसको अयस्क ऑक्साइड को अलग कर दिया जाता है, उसको हम निस्तापन कहा जाता है और निस्तापन कहा जाता है। सल्फर अयस्क होता है, जो सल्फर होता है, हाँ SO4 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर होता है, उसमें हमने देखा था कि उसको अयस्क को अलग करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? भर्जन अभिक्रिया। अब धातु ऑक्साइड, अब ये धातु ऑक्साइड बन गए, मतलब तो इनको अपन अलग करने की निस्तापन, इसको भर्जन। सल्फर को भर्जन और कार्बोनेट को निस्तापन। धातु ऑक्साइड, धातु का अपचयन करना। अब ये इससे क्या बनते हैं? देखिए जो कार्बोनेट अयस्क थे इसके अपन ने ऑक्साइड अलग किए तो यहाँ पे CO बन जाता है और यहाँ पे सल्फर SO बन जाता है। जब इसको भी अलग करते हैं तो धातु ऑक्साइड के रूप में निर्माण होता है, CO का और SO का, मतलब सल्फर का। इसको भर्जन कहते हैं, इसको निस्तापन कहते हैं। धातु में अपचयन होता है, अपचयन मीन्स होना धातु से। अब फिर जब O तो साथ में मिला, ऑक्सीजन मिला है इनके साथ में, तो अब इनको भी अलग किया जाएगा तो C अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, S अलग हो जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा, ऑक्साइड अलग हो जाएगा, तब अपचयन हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन भी हट जाएगी, उसको कहा जाता है धातु का शोधन। ये माध्यम अभिक्रिया थी। अब देखते हैं निम्न अभिक्रियाशील धातु। सल्फाइड अयस्क है, इसमें होती है क्या? भर्जन क्रिया। भर्जन क्रिया के जैसे सल्फर डाइऑक्साइड अयस्क होते हैं, इनमें भर्जन क्रिया होती है, इससे धातु निकल के आती है, इसका परिष्करण किया जाता है। देखते हैं अयस्कों का शुद्धिकरण। खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियां पाई जाती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। जैसे हम देखते हैं अयस्क होते हैं, अयस्क जो होते हैं वो पृथ्वी से निकाले जाते हैं, जो वो पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है? उन खनिजों में क्या होता है? बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाती हैं। मतलब अब रेत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यदि अपन निकालने जाते हैं तो उन धातुओं में अशुद्धियां पाई जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। मतलब कि पृथ्वी में अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी अयस्कों में मिट्टी पाई जाएगी, रेत पाई जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है ना। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क धातुओं को शुद्ध अशुद्धियों को हटाना आवश्यक है।
क्योंकि पहले नंबर तो क्या करेंगे, उनको धातुओं को शुद्ध करने से पहले धातु में से यदि धातु निकालना है, ऑक्साइड हटाना है, तो पहले नंबर तो धातुओं को शुद्ध किया जाएगा ना, अशुद्धियों को हटाएंगे, रेत हटाएंगे, बाद में ना शुद्ध करेंगे, आवश्यक है। अयस्कों को गैंग से हटाने के लिए, गैंग मतलब कि अशुद्धियां पाई जाती हैं, मतलब रेत है, पानी है, ये सब ऊपर पाई जाने वाली अशुद्धियां भौतिक रूप से। अयस्क गैंग भौतिक रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकी को उपयोग में लिया जाता है। देखते हैं अपन इसको। कौन सक्रियता के श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। अब जो सक्रियता की श्रेणी से नीचे आते हैं, देखिए गाइस क्या लिखा है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनभिक्रिय होती हैं। इन धातुओं को ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु का प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो ज़्यादा सक्रियशील धातु नहीं हैं, उनको क्या करके गर्म करके ही धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है। ऑक्साइड बस हटाना है तो अपन इसको कार्बन को और ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को यदि अपन गर्म करते हैं तो कार्बन अलग हो जाएगा, ऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो गर्म करके भी अपन निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनाबर मतलब Hg, Hg मतलब होता है पारा। पारा यदि है, मरकरी है, पारा मरकरी, पारा एक अयस्क है और वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरी ऑक्साइड पारद को अपचयित कर देता है, मतलब ऑक्साइड भी निकल जाता है, तो शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाती है। देखिए ये है क्या है, Ag है, ये Hg है। Hg मतलब होता है पारा का सूत्र है, ठीक है ना। पारा है, पारा को उन्होंने क्या किया, गर्म किया, मतलब प्लस में 3 ऑक्साइड के साथ, है ना। ये गैस है, ऑक्सीजन गैस है। इसको अपन ने क्या किया, बहुत ही तापन दिया। तापन देने से क्या हो जाता है, तापन देने से हमने देखा कि Hg ऑक्साइड बन गया, मतलब जो पारा था Hg था तो वो HgO बन गया। क्या बन गया, HgO बन गया और प्लस में SO2 अलग हो गया, मतलब सल्फर ऑक्साइड अलग हो गया और HgO अलग हो गया। अब HgO मतलब कि पारा को फिर से गर्म करेंगे अपन, पारा क्योंकि अपन को शुद्ध चाहिए है, पारा को फिर से गर्म करेंगे तो अपना Hg अलग हो जाएगा और ऑक्साइड अलग हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था पारा में सल्फ्यूरिक मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था गाइस, देखिए यहाँ पे एक बार और देख लीजिए। HgS है, HgS मतलब कि पारा है और क्या है यहाँ पे, सल्फर है। और इन पारा और सल्फर को यदि अपन को अलग करना है तो अपन इसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं, तापन करते हैं, इसमें तापा देते हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तापन करते हैं तो इससे क्या निकल के आएगा, प्लस ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। इसमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, ठोड़ी अणु गैस के रूप में दे रहे हैं, ठीक है ना। और फिर इसको तापन करते हैं तो इससे क्या निकल के आता है, ये Hg अलग हो जाता है और ये वाला ऑक्साइड तो रहेगा साथ में क्योंकि अपन ने दिया था, O आता है और इससे ये अलग हो जाता है SO4, S और O निकल के अलग हो जाता है। SO निकल के हो गया तो यहाँ पे HgO बचा। अब HgO मतलब पारा ऑक्साइड को फिर से गर्म करते हैं, जब फिर से गर्म करेंगे तो अब Hg अलग हो जाएगा और देखिए Hg अलग हो गया और ऑक्साइड अलग हो गया, तो मतलब गर्म करके भी किया जा सकता है। आई होप गाइड आपको समझ में आया होगा गाइड्स। देखिए इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से CuS मतलब होता है कॉपर सल्फेट के रूप में, ACU है, S है, तो इसको अपन गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ में गर्म करेंगे और ऑक्सीजन के साथ में गर्म करने पर क्या बन के आ जाएगा, ये CuO बन के आया। देखिए Cu2O बन के आया और फिर और SO2 बन के आया, मतलब A भी अलग हो गया, A भी अलग हो गया, SO2 हो गया और CuA हो गया। अब इसको हम देखते हैं कि अब A फिर से वाला CuO,
अब हमको ये SO4 तो SO2 तो अलग हो गया है सल्फर। अब हमको इससे ऑक्सीजन भी हटाना है क्योंकि CuO है, हमको Cu बस चाहिए है। तो अपन ने फिर से गर्म किया तो CuO प्लस Cu इसमें गर्म किया तो अपन इसको क्या मिल गया, Cu मिल गया, कॉपर मिल गया और SO4 अलग हो गया। अब मिल गया सीधे Cu। ये थी सक्रियशील मतलब अभी कम सक्रियशील धातुओं के लिए निष्कासन करना। सक्रियता की श्रेणी के मध्य स्थिति का निष्कासन करना। अभी निम्न, अब हमने ऊपर देखा जो एक कौन सी स्थिति था, धातुओं को अनविक्रिय करने के लिए ऑक्साइड गर्म किया जाता है। इन अनविक्रिय धातु थी अभी। अब अपन देखते हैं बीच वाली धातुओं को कैसे अपन इसके खनिजों को, धातुओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अभिक्रियाशीलता के मध्यम होती है प्रकृति या सल्फर डाइऑक्साइड कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए अपचयन से पहले धातु को सल्फर डाई एवं कार्बोनेट में धातुओं को ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। क्योंकि अपन ऑक्सीजन क्यों मिला रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन मिलने से अपन दोनों को अलग कर सकते थे। प्लस में दे रहे थे ना अभी। हाँ, तो कार्बोनेट ऑक्साइड परिवर्तित करना आवश्यक है। सल्फर डाइऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप में गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन प्रक्रिया कहते हैं। अभी और अच्छे से समझ लेंगे इन समीकरणों के माध्यम से। कार्बोनेट आयस को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को निस्तापन प्रक्रिया कहते हैं। निस्तापन प्रक्रिया किसे कहते हैं गाइस, देखिए निस्तापन प्रक्रिया जो होती है वो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप में, मतलब वहाँ वायु कम हो और ताप अधिक हो, और कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। फिर वो ऑक्साइड के मतलब ताप अधिक हो, कार्बन अयस्क जो होते हैं उनमें अपन को सीमित वायु हो, ज़्यादा वायु ना हो और अधिक ताप हो, और उसको गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, उसको अपन निस्तापन कहते हैं। मतलब एक प्रक्रिया में अपन सीधे अपन कोई धातु नहीं प्राप्त कर सकते, आगे ऑक्साइड में प्राप्त करेंगे और ऑक्साइड को फिर गर्म करेंगे, ऑक्साइड से फिर क्या मिल के आती है, हमको धातु मिल के आती है। इसको हम निस्तापन प्रक्रिया कहते हैं। और एक और होती है भर्जन प्रक्रिया। क्या होती है, एक और होती है भर्जन प्रक्रिया। जैसे यहाँ पे भर्जन प्रक्रिया बताया गया है, जिंक है और सल्फेट है, इसको अपन ने ऑक्सीजन में गर्म किया। ये क्या है, एक धातु है जिंक सल्फेट, और इसको अपन ऑक्सीजन को गर्म किया, तापन किया, फिर निकल के आया जिंक ऑक्साइड निकल कर आया, अपन ने ऑक्साइड में बदल दिया क्योंकि प्लस में क्या लगाया हमने, ऑक्सीजन, और इससे क्या निकल गया, SO2 निकल गया। और तो इससे क्या है, अब इसको फिर से अपन गर्म करके और फिर से अपन इसको गर्म करके और तो जिंक अलग कर देंगे और ऑक्साइड अलग कर देंगे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। कि मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी धातु को ऑक्सीजन मिला करके तापन किया जाए, और तापन करने से दो धातुएं अलग हो जाएं। जिंक अलग हो गया, जिंक ऑक्साइड अलग हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया। देखिए अब इसमें जिंक को और कार्बन है, जिंक और कार्बन, अब ये कार्बन वाली है तो कार्बन वाली के लिए अपन सीधे इसको क्या कर देते हैं, तापन देते हैं। वायु के अनुपस्थिति, जहाँ वायु कम हो वहाँ तापा देते हैं। इससे तापन देने से क्या, अब इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला रहे हैं, देखिए भर्जन में ऑक्सीजन मिला रहे थे, अपन ऑक्सीजन गैस दे रहे थे, ये वाली दे रहे थे देखिए, और इसमें ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। इसमें पहले से जिंक और कार्बोनेट हाँ, और फिर इसमें तापन दे रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड बन के निकल आ रहा है और कार्बोनेट अलग हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो रही है। अब फिर इसको यदि निकालना होगा तो अपन इसको बस गर्म कर देंगे तो इसका ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। प्रथम अध्याय में किए गए ऑक्सीकरण और अपचयन के प्रक्रम में आप पहले से परिचित होंगे। धातुओं के यौगिक से प्राप्त करना भी अपचयन प्रक्रम है। कार्बन
कोयला का उपयोग कर धातु ऑक्साइड धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जाता है। अपचयन में देखते हैं अपन अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है। ऊपर हमने देखा कि यदि जो कम क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशील है, उसको ऑक्साइड में परिवर्तन कर दिया जाता था और ऑक्सीजन में परिवर्तन करने के बाद फिर से अपन उन्हें गर्म किया जाता था तो वो धातुएं निकल के आ जाती थी। और सेकेंड वाले में भर्जन प्रक्रिया देखा और निस्तापन। भर्जन प्रक्रिया में हमने आगे ऑक्साइड में चेंज किया किसी भी धातु को। ऑक्साइड में चेंज करने के बाद वो धातुएं दो अलग अलग रूप में प्राप्त हो जाती हैं। दो अलग अलग रूप में प्राप्त हो जाने से फिर बाद में हमने क्या किया, अब फिर जो धातुएं जो भी धातु हमको चाहिए होती है उसको फिर से गर्म किया जाता है तो वो धातु निकल के आती है, उसको हम भर्जन प्रक्रिया कहते हैं। और निस्तापन में सीधे दो धातुएं होती हैं, उसमें अपन क्या करते हैं, कम वायु में तापन देते हैं और तापन देने से वो धातुएं अलग हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जो ज़्यादा क्रियाशील हैं, सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु हैं, उनको हम कैसे किया जाए। जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि इन निम्न अभिक्रियाशील धातु वाले धातुओं को उनके यौगिक में विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब मैग्नीज ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। देखिए गाइस क्या होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सॉरी गाइस, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें एल्यूमिनियम है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें एल्यूमिनियम ये दोनों अभिक्रिया करते हैं और इन दोनों से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है और ये पदार्थ निकलते हैं। इनमें ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, हम देख रहे हैं इसमें ऑक्सीजन अलग हो रही है, वो अलग हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है। ऊष्मा निकलती है जो ये अधिक क्रियाशील धातु होती हैं और जल्दी से क्रिया कर लेती हैं ये लोग वातावरण के साथ। देखिए गाइस थोड़ा सा और बचा है। यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, मतलब इन अभिक्रियाओं में जो अधिक क्रियाशील होती हैं, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनमें यदि कोई भी अभिक्रिया करते हैं तो ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। इसी ऊष्माक्षेपी ऊष्मा का उत्सर्जन की मात्रा अधिक होती है। धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं, एक गली हुई अवस्था में प्राप्त होती हैं। हमने देखा था वास्तव में आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग करके रेल की पटरी, मशीन पुर्जे, दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मेट अभिक्रिया कहा जाता है। किसको थर्मेट अभिक्रिया कहा जाता है? इसको देखिए, जो आयरन ऑक्साइड होता है Fe और आयरन ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग करके रेल की पटरी और पुर्जों में जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन और आयरन के साथ में एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कराई जाती है, FeO और प्लस में एल्यूमिनियम Al के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है, जिसका वो जोड़ने के काम में आता है, जैसे रेल की पटरियाँ वगैरह हैं। और इससे क्या होती है, ऊष्मा भी बहुत ज़्यादा निकलती है गाइड्स। देखिए ए है Fe2 एल्यूमिनियम प्लस में Fe बन जाता है, एल्यूमिनियम और ऊष्मा निकलती है। सक्रियता की श्रेणी में सबसे स्थिर धातुओं का निष्कर्षण। अब सबसे स्थिर धातुओं का निष्कर्षण देखते हैं। सो गाइड देखते हैं अपन सक्रियता की श्रेणी में सबसे ऊपर स्थिर धातुओं का निष्कर्षण। अभिक्रियाशीलता में श्रेणी में सबसे ऊपर स्थिति धातुओं को अत्यंत अभिक्रियाशील होती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करने और इनके यौगिक को से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर धातुओं को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे सबसे सर्वाधिक क्रियाशील धातु होती है, जो स्थिर धातु होती है, उनको अपन क्या कर सकते हैं, गर्म करके इनका वो नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं के लिए बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से अलग नहीं होते हैं। इनकी बंधुता कार्बन
अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं का विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा प्राप्त होता है, मतलब विद्युत के द्वारा अपघटन होता है। इन धातुओं को अपन पा सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। यह गलित तथा अपघटनी से प्राप्त किया जाता है। एक कैथोड तथा इलेक्ट्रोड धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं। एनोड धन आवेशित इलेक्ट्रॉन पर क्लोरीन धातु मुक्त होती है। अभिक्रिया इस प्रकार है। देखिए, ये अभिक्रिया मतलब कि ये जो ज़्यादा क्रियाशील धातु कुछ होती हैं जिनको अपन गर्म करके या तापन दे करके अलग नहीं किया जा सकता है। इनको कैथोड या एनोड के द्वारा मतलब कि अपघटन के द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये कैथोड है, ठीक है ना, इसकी पतली परत है। ये है एनोड। यहाँ कैथोड है, सोडियम के अणु हैं, क्या हैं, सोडियम के अणु माइनस के हैं सोडियम, और यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन 2 ये अणु के अलग हैं। देखिए, जो यहाँ पे क्या किया जाता है, अम्लीय सल्फेट कॉपर का विलयन है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे दृढ़ एनोड पंख है। इससे क्या किया जाता है, ये वाली जो Cu कैथोड है, कैथोड कुंजी है, और ये एनोड है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे ही विद्युत डाली जाती है तो जो इसका एनोड में जो कॉपर विलयन था, ये विलयन के रूप में घुलने लगता है। और घुलने के साथ साथ इसमें जो सारी खराब चीज़ें हैं वो एनोड पे आ जाती हैं, कैल्शियम यहाँ से निकल जाती है, और जो Cu था, जो कॉपर था, जो हमको निकालना था, वो यहाँ से आकर के इस कैथोड कुंजी में जमा होने लगता है। आई होप गाइड्स आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड को विद्युत अपघटनीकरण अपचयन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार विद्युत आयनों को डालकर कैथोड और एनोड होते हैं, मतलब कि ये ऋण आयन होते हैं, ये धन आयन होते हैं। यहाँ से क्लोरीन गैस निकलती है और यहाँ पे Cu इकट्ठा होता जाता है, इससे मिल जाता है, तो यहाँ से Cu प्राप्त हो जाता है, मतलब Cu मतलब होता है कॉपर। सो गाइड देखते हैं आगे धातुओं का परिष्करण करना। अब धातुओं का परिष्करण पढ़ेंगे अपन। ऊपर वर्णित अपचयन के प्रक्रियाओं में धातुओं के पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। इन अपद्रवों होते हैं जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातुओं को प्राप्त की जा सकती है। धातुओं को अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि होती है अपघटनी या परिष्करणी विधि। अभी इससे भी जो धातुओं को हमने शुद्ध किया, मतलब कि किसी में तापन दिया, किसी में भार्जन प्रक्रिया देखा हमने, निस्तारण और ये अपघटन प्रक्रिया देखा, इससे भी पूरी तरह से नहीं हो पाते हैं साहब। अब अपन देखते हैं अपघटनी परिष्करण क्या होता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। जैसे गोल्ड है, निकल है, सिल्वर है, ये मतलब सबसे कम क्रियाशील धातु जो अपन देखते हैं। इनका इस प्रकार अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु में पतली परत कैथोड बनाया जाता है। शुद्ध धातु को लवण विलयन उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत अपघटन से धारा प्रवाहित होती है। विद्युत अपघटन से जब धारा प्रवाहित होती है तब एनोड पर अशुद्ध विद्युत अपघटन घुल जाते हैं। इतनी मात्रा में शुद्ध धातु अपघटन कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है कि विलेय अशुद्धियां चली जाती हैं तथा अविलेय एनोड पर निक्षेपित हो जाती हैं। क्या होता है गाइड्स, देखिए हमने इसमें देखा था कि जो कैथोड एनोड होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जितनी भी ये अशुद्धियाँ जो भी चीज़ होता है, कॉपर और जो कॉपर था इसमें हमने देखा था, और कॉपर था और क्लोराइड था, तो वो आकर के जैसे ही विद्युत धारा आती है तो वो घुल जाती हैं, और घुल करके क्या होता है, जितनी अशुद्धियाँ होती हैं वो एनोड से आकर के चिपकने लगती हैं, और जो सही शुद्ध मात्रा में जो धातु होती है वो कैथोड में आकर के चिपक जाती है, और तो हमको यहाँ से शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है।
ये था इसमें कॉन्सेप्ट। देखिए गाइड्स, आप क्वेश्चन आंसर आराम से कर लेना। खनिज किसे कहते हैं, हमने ये आराम से अभी पढ़ाया था कि प्रकृति के भूपर पट्टी में पाए जाने वाली तत्व और यौगिकों को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और खनिजों में अयस्क कैसे कहते हैं, अयस्क में हमने देखा था कि जो हमें खनिज प्राप्त हुए हैं उससे हम यदि उसमें धातु की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है उसको हम अयस्क कहते हैं। और गैंग कहते हैं किसी जो अयस्कों में हमने देखा था जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं अयस्कों में उसको ही हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। जैसे मिट्टी है, रेत है, वो गैंग हो गई। अब आप ये क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा। यदि नहीं बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम इनको लिखवा देंगे और आपको PDF दे देंगे। 2 धातुओं के नाम बताइए जिसे मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जो प्रकृति रूप में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, वो हैं गाइड्स सोना और चांदी। धातु के ऑक्साइड से प्राप्त होने वाले किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। धातु ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए अपन देखते हैं, धातु ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए रासायनिक उपक्रम जैसे अपन ने देखा था वो भर्जन है, निस्तापन है और भी हैं। उन प्रक्रिया को अपन किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं अपन संक्षारण प्रक्रिया। संक्षारण प्रक्रिया क्या होती है, संक्षारण के संबंध में अध्याय 1 में हमने देख चुके हैं। खुली वायु में संक्षारण प्रक्रिया क्या होती है, कहने का मतलब वो होती है कि यदि वायु में नमी होती है, ऑक्साइड होती है, उससे अभिक्रियाएं कर लेती हैं धातुएं और क्या होती है, उनका क्षय होने लगता है। मतलब क्षय होना मतलब कि ह्रास होना, मतलब उनका खराब होना, विकृत गंधिता आना। ये अध्याय अपन ने 1 में पढ़ा था। जैसे सल्फर डाई सिल्वर ऑक्साइड की परत करने के कारण होता है। वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जिसकी सतह भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है, इस प्रक्रिया हरे रंग का परत चढ़ जाती है। हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट हो जाता है। एक लंबे समय तक आर्द्र वायु लोहे में रंग के पात्र को भूरे रंग की जंग चढ़ जाती है। आइए इनको हम देखते हैं। सो गाइड्स, इसमें बताया गया है कि जैसे अपन देखते हैं कि Fe होता है, मतलब कि जो Fe होता है मतलब जो लोहा होता है, लोहा में ऑक्साइड मतलब नम वायु के साथ में क्रिया करके अभिक्रिया करके क्या बन जाता है, वो क्रिया करके वो बना लेता है लोहा Fe के साथ में क्रिया करके उसमें क्या हो जाता है, वो भूरे रंग का दिखने लगता है, उसका क्षय होने लगता है, उसमें लग जाती है क्या, जंग लग जाती है। इसी प्रकार हमने देखा था तांबे और पीतल के बर्तन भी क्या होते हैं, उनमें और वो भी कार्बन ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, उनमें उनका रंग कैसा हो जाता है, पीला होता है, उनका संक्षारण होने लगता है। देखते हैं संक्षारण से सुरक्षा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो गाइड्स, देखते हैं जो संक्षारण मतलब कि उनका क्षय होना, उनका ह्रास होना, उनका खराब होना लगना, इससे हमको सुरक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पेंट करके भी लोहे में लोग पेंट कर देते हैं, तेल में रख देते हैं, बहुत सी चीज़ें बिल्कुल तेल के अंदर तो खराब नहीं होती। जैसे सोडियम को केरोसिन के तेल में रख दिया जाता है। ग्रीज लगाकर यशेद लेपन। अब यशेद लेपन क्या होता है, लोहे की धातुओं पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। लोहे की धातु में हम देखते हैं कि जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, इससे भी लोहा क्या हो जाता है, सही रहा आता है। और विभिन्न धातुओं को अपन मिला करके भी मिश्र धातु बना करके भी लोहे को जंग लगने से रोका जा सकता है या उनको रोका जा सकता है, संरक्षा प्राप्त की जा सकती है। लोहे इस्पात में जंग को सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने से कोई यशोद लेपन कहा जाता है। मतलब लोहा है, उसमें लोहा एवं इस्पात है, लोहा और इस्पात है। इस्पात में हम क्या करते, इस्पात में स्टील होता है गाइड्स। सुरक्षित रखने के लिए जिंक की परत चढ़ा देते हैं, किसकी, जिंक लगा देते हैं उसके ऊपर। अब जिंक लगा देंगे इसके ऊपर यूं, ठीक है ना, ये जिंक लगा देते हैं, मिश्र कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यशेद लेपन कहा जाता है। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशेद लेपन वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं। धातु के गुणधर्म बेहतर बनाने की अच्छी विधि है मिश्रत्वपन है। इस विधि से हम इच्छानुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी कभी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए क्योंकि शुद्ध में लोहा
शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है, मतलब जो शुद्ध होता है वो जल्दी टूट सकता है, बहुत ही कोमल होता है और गर्म करने पर सुगमता से खिंच जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा कार्बन के लगभग 0.5% मिला दिया जाता है तो यह कठोर और प्रबल हो जाता है और इसमें निकल तथा क्रोमियम मिलाने पर स्टेलिन इस्पात प्राप्त हो जाता है। इससे जंग नहीं लगता है और इस प्रकार लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित धातु हो जाता है, इसके गुणधर्म बदल जाते हैं और ये पदार्थ मिला लिया जाता है और धातुओं का उपयोग किया जाता है और मिश्रित धातु बन जाती है और उसका नया फीचर देने लगता है गाइड्स। जैसे अपन ने पढ़ा था कि जो सिंधु सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा, जो सोशल साइंस की है बुक है, तो उसमें हमने देखा था कि टीटी के मतलब कि टिन और तांबा मिलाने से वो लोगों को क्या किसकी प्राप्ति हुई थी, उनको हुआ था कांसा की प्राप्ति हो गई थी। यदि यदि कोई एक धातु पारद है और मिश्रातु अलगम कहते हैं। इस धातु की अपेक्षाकृत धातु में चालकता गलनांक बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए जस्ता है, कॉपर है, जिंक है, मिश्रातु है, पीतल है, ताम्र है, टिन है और सल्फर नाइट्रेट है। देखिए अपन क्या है, मिश्रातु कांसा विद्युत का कुचालक है, लेकिन ताम्र के उपयोग से विद्युतीय परिवर्तित किया जाता है। धातु टिन मतलब कि पेबे और एसएन टिन है, एसएन मतलब टिन। मिश्रातु सोल्डर है, इसका गलनांक बहुत कम होता है, इसका उपयोग विद्युत तारों के लिए किया जाता है। देखिए जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर धात्विक ऑक्साइड को धातुओं के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, वो लोग अलग हो जाते हैं, विस्थापित अभिक्रिया भी हो जाती है, विस्थापन अभिक्रिया घटित होती है। जिंक को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ कवर किया जाता है तो इससे क्या निकल के आता है, कॉपर, कोई भी चीज़ें विस्थापित हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं इन्हीं के साथ में क्रिया करने पर। तो विस्थापन अभिक्रिया में अपन ने पढ़ा था कि कोई चीज़, दो चीज़ होती हैं और जो कम क्रियाशील होती है, जो कम सक्रिय होती है तो उनको हटा दिया जाता है और जो ज़्यादा पावरफुल होती है उसको जोड़ लिया जाता है। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है, मिश्रातु धातु क्या है, जैसे हमने तामक अभी कांसा का उदाहरण दिया था कि वो मिश्रातु धातु है, उनको मिश्रण करके किया जाता है। अब कौन सी धातु संक्षारित नहीं होती है, अपन देखते हैं कि ज़्यादातर जो सोना और चांदी है वो एक से रह जाते हैं, वो किसी में अभिक्रिया ज़्यादातर नहीं करते हैं तो वो संक्षारित नहीं होती है। सो गाइड्स, आज अपन ने देखा धातु अधातु के गुणों के बारे में अच्छे से चर्चा की। हमने देखा धातु अधातु के बारे में देखा कि उनमें तन्यता पाई जाती है, उनके साथ में विभिन्न अभिक्रियाएं होती रहती है, कैसे धातुओं को प्राप्त किया जाता है, खनिज किसे कहते हैं, और हमने देखा खनिज के बहुत सी चीज़ें देखी। आई होप गाइड आपको समझ में आया होगा और यदि आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ये वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे नई शुरुआत चैनल के साथ में। और देखिए यदि आपको कोई क्वेश्चन आंसर में कहीं प्रॉब्लम होती है या यदि इसी वीडियो से आपको कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसमें सुधारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग गाइड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे हम अभ्यास प्रश्न से।